हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। हम एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की थ्योरी को कंप्लीट कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने गोलीय दर्पण के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात की थी कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और एग्जाम में आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकें। तो आज का हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमें यहाँ पे समझनी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि हमने आपके सामने दोनों गोलीय दर्पण बनाए हैं। एक हमारा अवतल दर्पण होता है और एक हमारा उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चिन्ह दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे P, F, C। तो P का मतलब होता है ध्रुव, F का मतलब होता है फोकस, C का मतलब होता है वक्रता केंद्र। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी परिभाषा को समझना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम उनके बारे में डिटेल से नहीं समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आगे का जो टॉपिक है वो हम अच्छे तरीके से कवर नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर एक शब्द को डिटेल में समझना है ताकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो कुछ शब्दों की परिभाषा यहाँ पे दी गई है जिसे हमें ध्यान से समझना है बेटा। सबसे पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब होता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो कि जब हमने किसी अवतल दर्पण को बनाया है तो निश्चित तौर पे अवतल दर्पण के लिए अगर हम एक पूरा गोला बनाएंगे तो उस गोले का जो केंद्र होगा उसे हम गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस परिभाषा से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? C से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड बिंदु है हमारा वो है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसे पहले आप ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान के चलो हमारे पास एक खोखला गोला है। यहाँ पे हमने बेटा क्या किया, एक खोखला गोला बना लिया। इस खोखले गोले का ये केंद्र है जिसे हमने C से रिप्रेजेंट किया और इसकी ये जो त्रिज्या है इसको हमने R से जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे या प्रदर्शित कर देंगे। अब यदि इस पूरे खोखले गोले में से हम किसी भाग को काट के अलग कर दें तो यहाँ पे हमने इसने पार्ट को काट के अलग कर लिया है, तो इसके एक सरफेस पे या एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें तो इसकी जो दूसरी पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाती है। तो इस परावर्तक पृष्ठ का ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले का जो केंद्र होता है उस केंद्र को इस गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं और इस गोले की जो त्रिज्या होगी इस त्रिज्या को इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं आगे। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है दर्पण का ध्रुव।
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये हमारा बेटा परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? P से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा बिंदु है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है या हम उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। आप डायग्राम में भी समझते जाइए। परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है? मुख्य फोकस की परिभाषा है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। किसके मध्य बिंदु को बेटा? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को। डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है वो है फोकस दूरी। आपको याद रखना है मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी का मतलब क्या है बेटा? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसके बीच की दूरी को बेटा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। ये दूरी जो आप देख रहे हो, इस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो यहाँ पे बेटा जो संबंध है उसको दर्शाया गया है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फॉर्मूला बनाएंगे तो फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को r से, तो f बराबर हो जाएगा r/2। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसे जरूर याद रखिए और नोट्स भी बनाइए ताकि आप उसे बार बार रिवाइज कर सकें। इसके बाद हमें समझना है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनाते समय किन नियमों को फॉलो किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए जो नियम है उनकी। 4 नियम हमारे पास है बेटा। पहला नियम है कि यदि किसी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया जाए तो टकराने के बाद वह फोकस से परावर्तित हो जाती है। पहला नियम आपको याद रखना है। पहला नियम क्या है बेटा? पहला नियम है कि यदि किसी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष, ये बेटा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि आपतित किया जाए तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाती है। कहां से परावर्तित होती है बेटा? मुख्य फोकस से परावर्तित होती है। ये हमारा पहला नियम है। पहला नियम आपका क्लियर होगा। इसके बाद अगर हम दूसरे नियम की बात करें बेटा, तो दूसरा नियम है कि यदि प्रकाश को मुख्य फोकस से आपतित किया जाए तो वह मुख्य अक्ष के समांतर
जो है वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। आप देख सकते हो कि प्रकाश किरण को जो है मुख्य फोकस से आपतित किया गया है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जो है वो परावर्तित हो रही है। तो ये हमारा दूसरा नियम है। इसके बाद तीसरा नियम है बेटा कि जब किसी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से आपतित किया जाता है, किससे बेटा, वक्रता केंद्र से आपतित किया जाता है, तो वो उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है। आप देख सकते हो कि जिस मार्ग से आपतित किया गया है उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा नियम है। इसके बाद तीसरा नियम है। अब हमारा लास्ट और चौथा नियम क्या है कि यदि किसी प्रकाश किरण को ध्रुव पर आपतित किया जाए, किस पर आपतित किया जाए बेटा, ध्रुव पर आपतित किया जाए, तो मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए वो परावर्तित हो जाती है। तो ये हमारा चौथा नियम था जो कि काफी इंपॉर्टेंट नियम है। तो ये हमने 4 नियम समझे हैं बेटा। किसके लिए समझे हैं? अवतल दर्पण के लिए। अब हमें समझना है उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के भी 4 नियम होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। पहला नियम है कि जब प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। अब लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें इसे कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करवाना है, तो हम आभासीय रूप से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये मुख्य फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो है कि अगर हम प्रकाश किरण को मुख्य फोकस पर आपतित करें तो वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है और आभासीय रूप से हम इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा नियम भी आपका यहाँ पे क्लियर होगा। तीसरा नियम क्या है बेटा? तीसरा नियम है कि जब किसी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र पर आपतित किया जाता है तो वो उसी मार्ग से क्या होती है बेटा, परावर्तित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ऐसे इसको आपतित करेंगे तो ये उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो तीसरा नियम भी आपका क्लियर होगा। अब हमारा चौथा नियम है कि जब हम किसी प्रकाश किरण को ध्रुव पर क्या करेंगे, आपतित करेंगे, तो वो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा चौथा नियम है। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से 100% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कितनी भी प्रैक्टिस करें उतनी कम है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत ना कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमें बेटा याद रखनी है बहुत सी चीजें। यहाँ पे हमें समझना है कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी प्रकृति क्या होगी, उनका आकार क्या होगा, उन सब के बारे में यहाँ पे हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा बेटा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला जो कॉलम है वो वस्तु की स्थिति, दूसरा कॉलम है प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा कॉलम है प्रकृति एवं आकार। जैसे यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है सी से परे। सी से परे का मतलब होता है सी से पहले, मतलब वक्रता केंद्र से पहले। जब वस्तु की स्थिति सी से परे हो
मतलब वक्रता केंद्र से पहले हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच, F का मतलब है मुख्य फोकस और C का मतलब है वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु की स्थिति C से परे हो यानी कि वक्रता केंद्र से पहले हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है सी पर। सी का मतलब है वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर होगी। यहाँ पे वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। अब बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से मिलते हैं कि बताइए कि जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो हमें याद रखना है कि वस्तु की स्थिति जो है वो वक्रता केंद्र पर होगी। तो 3 पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अब हम आगे बात करते हैं और चौथी जो स्थिति हमें यहाँ पे समझनी है बेटा वो है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब की स्थिति C से परे होगी, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। इसके बाद पांचवी स्थिति है C पर यानी कि मुख्य फोकस पर। यदि प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की स्थिति होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी बेटा, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसके बाद लास्ट स्थिति हमारे पास है 6वें नंबर की। इसमें यदि हम वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा F का मतलब है मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे आभासी, सीधी तथा वस्तु से बड़ी। जो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा वो काफी सरल होंगे, केवल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है अवतल दर्पण के उपयोग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और इस साल भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवतल दर्पण के उपयोग हमें यहाँ पे समझने हैं। पहला उपयोग है मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग आपका क्लियर होगा। दूसरा है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने का मतलब है शेविंग करने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग भी आपका क्लियर होगा। इसके बाद तीसरा है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। यानी कि डॉक्टर भी आंख, दांत, कान और गले के इलाज में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद चौथा और लास्ट उपयोग है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट उपयोग है कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि अवतल दर्पण के उपयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। इसके बाद हमें आगे बात करनी है और हमें समझना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, यहाँ पे हमें दो स्थिति बेटा समझनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले वस्तु की स्थिति यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तल में दर्पण के पीछे होगी। प्रकृति आभासी, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा।
इसके बाद जो दूसरी स्थिति है वो है अनंत तथा सी के बीच, यानी इसे हम कह सकते हैं सी के परे। क्या कह सकते हैं बेटा? सी के परे मतलब वक्रता केंद्र के पहले। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र के पहले हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच होती है, वास्तविक होगी, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों स्थिति आपकी क्लियर होगी। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब हमें समझना है उत्तल दर्पण के उपयोग। दो इंपॉर्टेंट उपयोग हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला उपयोग है उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। साइड दर्पण का मतलब है पीछे की वस्तु देखने के लिए हम मोटर्स कारों में, स्कूटरों में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है बेटा? वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसके बाद दूसरा उपयोग है बड़े आकार के उत्तल दर्पण का उपयोग बड़ी बड़ी दुकानों में सुरक्षा के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शोरूम हैं, दुकान हैं, उनमें जो दर्पण लगे होते हैं वो दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण होते हैं। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट उपयोग हैं। अब हम बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की। तो अब हमें समझना है बेटा चिन्ह परिपाटी। किसी भी दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी चिन्ह परिपाटी क्लियर नहीं होगी तो आप दर्पण से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे किसको माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है। तो जब टीचर सॉल्व कराते हैं और आपकी चिन्ह परिपाटी क्लियर नहीं है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ पे प्लस क्यों लिया है, माइनस क्यों लिया है। इसलिए चिन्ह परिपाटी को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है बेटा कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इसलिए हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है ताकि क्लियर हो सके। पहला पॉइंट है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, यानी कि किरणों को किस दिशा से आपतित करना है? तो बाईं ओर से हमें आपतित करना है। इसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, यानी कि जितनी भी दूरी है वो दर्पण के ध्रुव से हमें नापनी है। दर्पण का ध्रुव आप देख सकते हो कि ये क्या है बेटा? दर्पण का ध्रुव है, और जितनी भी दूरी है वो हम ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ या मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा है दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे आपतित प्रकाश की जो दिशा है वो ये वाली दिशा है। यदि हमें इस दिशा में किसी भी दूरी को नापनी है तो उस दूरी को कैसा लेना पड़ेगा बेटा? हमें धनात्मक लेना पड़ेगा। पॉइंट में भी आप समझ सकते हो कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आप जरूर याद रखिए। इसके बाद अगला पॉइंट है वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर यदि हम किसी लंबाई को ऊपर की ओर नापेंगे तो उसको हम धनात्मक लेंगे,
और नीचे की ओर नापेंगे तो उसे क्या लेंगे बेटा, ऋणात्मक लेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है लास्ट वाला, जिसे हमें याद रखना है बेटा कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है, तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हमें बात करनी है अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बारे में यहाँ पे केवल हमें शॉर्ट में चीजों को समझना है, बाकी आपने बोर्ड एग्जाम में दर्पण सूत्र की जो व्युत्पत्ति है यानी कि जो डेरिवेशन है उसके बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ाई की होगी। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल हमें दर्पण सूत्र को याद रखना है और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f का मतलब है फोकस दूरी, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब होता है बेटा वस्तु की दूरी। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। f का मतलब क्या होता है, v का मतलब क्या होता है और u का मतलब क्या होता है। f का मतलब है फोकस दूरी, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब है वस्तु की दूरी। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन के दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। पहला है आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। इसके बाद आवर्धन के मान को देख के हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के सापेक्ष में कैसा है। यदि आवर्धन की वैल्यू 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। कैसा होगा बेटा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। कब, जब आवर्धन यानी कि m की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो। अब यदि m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट, यदि आवर्धन m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि आवर्धन के चिन्ह से यानी कि चिन्ह को देख के हम प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। जैसे यदि आवर्धन ऋणात्मक है, कैसा है बेटा, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासीय व सीधी होगी। तो आज की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, उम्मीद करता हूं सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।